हेलो स्टूडेंट। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यस फॉर स्टडी में। आज के वीडियो में दोस्तों हम सब सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को कवर करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं सीटेट एग्जाम के लिए कोई स्टडी मटेरियल सबसे इंपॉर्टेंट है तो वो होता है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। इसलिए हम सब आप सबके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डेली सॉल्व करा रहे हैं। आपको इस चैनल पे 2011 से लेके अब तक जितने भी आपके सीटेट के एग्जाम हुए हैं सभी क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए जा रहे हैं, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को। आज जो पेपर हम सब सॉल्व करेंगे वो आपका पेपर 2 है। पेपर 2 में दोस्तों जो आपका 7 जुलाई का एग्जाम हुआ था, 7 जुलाई 2024 में जो आपका सीटेट हुआ था उसी दिन पेपर पूछा गया था। दोस्तों सीटेट एग्जाम के लिए कोई भी स्टडी मटेरियल सबसे इंपॉर्टेंट है तो होता है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। क्योंकि दोस्तों जो आपका सीटेट का एग्जाम होता है वह कॉन्सेप्चुअल बेस पे होता है। इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका आपको कंसेप्ट समझना पड़ता है। ऐसा नहीं आप सिर्फ रट लेंगे पास हो जाएंगे। आपको क्वेश्चन की भाषा लैंग्वेज को समझना पड़ेगा, कैसे क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछा जा रहा है। इसलिए दोस्तों आप क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करिए, अपना स्कोर भी चेक करिए कि आप 30 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही कर रहे हैं। दोस्तों पेपर 1 और पेपर 2 की बात करें तो जो आपका 7 जुलाई का एग्जाम हुआ था इसमें पेपर 1 के लिए सभी वीडियो अपलोड की जा चुकी हैं। और पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 में आपके सीडीपी के क्वेश्चन, एसएसटी के क्वेश्चन, मैथ के क्वेश्चन, साइंस के क्वेश्चन सब कुछ अपलोड किया जा चुका है। आज हम सब हिंदी के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बहुत बच्चे होते हैं हिंदी को बहुत लाइटली नहीं लेते हैं, सोचते हैं चलिए हिंदी तो हम लास्ट में से कवर कर जाएंगे। लेकिन वही बच्चे फिर वापस आके बताते हैं हिंदी तो आ रहा था लेकिन सॉल्व करने का समय नहीं मिला इसलिए हिंदी हमारा छूट गया। अगर हिंदी पे आप दोस्तों थोड़ा सा फोकस दे देंगे तो आप 30 के 30 क्वेश्चन सही कर सकते हैं। क्या आप मैथ में 30 के 30 क्वेश्चन सही कर सकते हैं? नहीं कर सकते। लेकिन हिंदी आपका एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 30 के 30 क्वेश्चन सही कर सकते हैं। इसके बाद हम सब संस्कृत की बात करें तो दोस्तों हिंदी और संस्कृत का सिलेबस सेम है, कुछ भी अंतर नहीं है। बस अंतर है तो एक चीज का, वह लैंग्वेज का है, वह हिंदी में लिखा रहेगा या संस्कृत में लिखा रहेगा। इसलिए आपको हिंदी तैयार करने से दोस्तों आपका संस्कृत भी तैयार हो जाता है। आइए दोस्तों आगे हम बढ़ते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं दोस्तों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिए। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण चैनल है जहां पे आपको सभी कंटेंट उपलब्ध कराया जाएगा। साथ में साथ उसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराया जाता है। दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। आइए हम सब आगे बढ़ते हैं, क्लास की शुरुआत करते हैं। यहाँ से दोस्तों हिंदी के क्वेश्चन शुरू होते हैं। हिंदी में अगर हम सब बात करें तो टोटल इसमें 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 15 क्वेश्चन आपके आते हैं पेडागोजी से और 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके गद्यांश पद्यांश से। तो गद्यांश पद्यांश की अगर हम सब बात करें तो इसमें गद्यांश दिया रहेगा, एक कविता दिया रहता है, गद्यांश रहेगा, उसको आपको पढ़ना होगा, उसी से क्वेश्चन बने होते हैं, उसको आपको सॉल्व करना होता है। सबसे पहले हम सब गद्यांश को सॉल्व करते हैं। जो आपका 7 जुलाई का क्वेश्चन पेपर पूछा गया था, यह कह रहे हैं कि साहित्य सदैव समाज को निरंतरता प्रदान करता है। यह साहित्य और समाज का गहरा संबंध ही है कि साहित्य में समाज के विसंकलित होते सिद्धांतों और टूटते बिखरते मूल्यों की चिंता बराबर बनी रहती है। वही साहित्य कालों के बंधन को तोड़कर उसकी सीमाओं से परे जाकर कालजयी बन पाता है, जिसमें मानवीय सत्य की व्याख्या हो और संवेदनाओं के सहारे आस्था जगाने का प्रयास हो। समय समय पर साहित्यकारों ने समाज के बदतर होने की स्थिति को पहचाना है। कुछ रचनाकार हमारे साहित्य पटल पर ऐसी गहरी छाप छोड़ जाते हैं जिनकी आवश्यकता हर युग में बनी रहती है, जिनके विचार सदैव तरोताजा ही रहते हैं और जिनकी रचनाएं समाज को दीप्त करने का दायित्व निभाती चलती हैं। उनका साहित्यकार व्यक्तित्व केवल समस्याओं को ही नहीं परखता बल्कि मनुष्यता में विश्वास को बचाए रखने की कोशिश करता है। यह हो गया आपका गद्यांश। अब हम समझते हैं जैसे क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों, इसी से क्वेश्चन बनेंगे, अलग से कोई क्वेश्चन नहीं बनता, इसी गद्यांश से क्वेश्चन बनते हैं। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है, हाँ, कह रहे हैं कि कौन सा साहित्य कालजयी साहित्य बन पाता है। ऑप्शन है आपके पास, पहला ऑप्शन है जो पाठकों का मनोरंजन करे, सेकंड है जो समाज का दर्पण हो, थर्ड है जो मानवीय सत्य की व्याख्या करे, या फिर लास्ट है जो बिखरते सिद्धांतों की चिंता करे। इसमें दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट आंसर, जो मानवीय सत्य की व्याख्या करे। वही तो दोस्तों कौन सा साहित्य कालजयी साहित्य बन पाता है, तो वही जो मानवीय
सत्य की व्याख्या करें। ऑप्शन इसमें थर्ड इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कलजयी से तात्पर्य दोस्तों। कलजयी का क्या मतलब है? कलजयी आपके क्वेश्चन में दिया है कलजयी, तो कलजयी का मतलब क्या होता है आपको हम पहले मतलब बताते हैं। कलजयी का मतलब होता है जो काल विशेष में बधा हुआ हो। सेकंड है हर काल में प्रासंगिक हो। थर्ड है काल विशेष की सही व्याख्या करता हो। लास्ट है अल्पकाल तक रहने वाला हो। कलजयी का मतलब होता है हर काल में प्रासंगिक हो। ऑप्शन इसमें सेकंड इज राइट आंसर। कलजयी का यही मतलब होता है कि हर काल में प्रासंगिक हो। अगला क्वेश्चन है किस तरह के साहित्यकार की आवश्यकता हर युग में बनी रहती है? जैसे कि वहां पे हमने गद्यांश पढ़ रहे थे, वहां पे लाइन में था ना कि इस प्रकार के साहित्य की आवश्यकता हर युग में बनी रहती है। किस प्रकार से? जो समाज को जागरूक करें। हाँ, जो समाज को जागरूक जागरूक करते हैं। सेकंड है जो समाज का मनोरंजन करते हैं। थर्ड है जो समाज को नैतिक बनाते हैं। लास्ट है जो समाज का विकास करते हैं। इस प्रकार से साहित्य के दोस्तों हर समय बने रहते हैं। तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, जो समाज को जागरूक करते हैं। ऐसे साहित्य के दोस्तों हर समय आवश्यकता और हर युग में आवश्यकता बनी रहती है। अगला क्वेश्चन है साहित्यकारों ने समाज की किस स्थिति की पहचान करने का प्रयास किया है? पहला ऑप्शन है विकास की ओर अग्रसर समाज। सेकंड है पतन की ओर जाता हुआ समाज। थर्ड है उन्नतशील समाज। लास्ट है बिखरता हुआ समाज। किस कैसे प्रकार के समाज की बात किया गया है यहाँ पे? ऑप्शन सेकंड इज राइट है पतन की ओर जाता हुआ समाज। दोस्तों साहित्यकार ने समाज की किस स्थिति की पहचान करने का प्रयास किया? दोस्तों जो पतन की ओर समाज जा रहा है ऐसे समाज को चिन्हित करने का पहचान करने का प्रयास किया है। अगला क्वेश्चन है गद्यांश के अनुसार साहित्य में किस तरह की चिंता झलकती है? ऑप्शन है समाज के आधुनिक होने की। सेकंड है मूल्यों के बिखरने की। थर्ड है नए सिद्धांतों के बनाने की। लास्ट है सामाजिक विघटन की। इसमें जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, मूल्यों के बिखरने की। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्रय विसंकलित में प्रत्यय है। दोस्तों देखिए ग्रामर के जो क्वेश्चन आपके सीटेट में पूछे जाते हैं, ग्रामर का कोई अलग से टॉपिक नहीं है, जो आपका गद्यांश पद्यांश होता है। इसी में से अभी तक हाईएस्ट आप 5 मानिए, लेकिन 5 अभी तक पूछा नहीं गया। कोई कोई पेपर में आपको मिल जाएगा 5 क्वेश्चन ग्रामर के, लेकिन ग्रामर के क्वेश्चन मिलते नहीं। आपको 3 मिल सकता है, 3 ज्यादा से ज्यादा 3 ही मिलता है, बहुत होगा 4 होगा, इससे ज्यादा नहीं जाता। 2 3 4 यही ग्रामर के क्वेश्चन आपको देखने के मिलते हैं। इसमें प्रत्यय आपको बताना है, लित प्रत्यय है, ट प्रत्यय है, इत प्रत्यय है, खलित प्रत्यय है। इसमें जो प्रत्यय है दोस्तों वो थर्ड है इत प्रत्यय। विसंकलित में दोस्तों इत प्रत्यय जुड़ा हुआ है। ऑप्शन इसमें थर्ड इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है समाज के बदतर होने की स्थिति वाक्य में रेखांकित शब्द का अर्थ क्या है? बदतर की बात करेंगे, बदतर की बात करेंगे कि बदतर मतलब क्या है यह रेखांकित शब्द। फर्स्ट ऑप्शन है अभिमानी। सेकंड बेईमानी, अत्यधिक बुरा या फिर दुराचारी। इसमें जो कि राइट आंसर हो जाएगा अत्यधिक बुरा की बात करें, कहते नहीं कि वह बद से बदतर हो गया है, मतलब बहुत ज्यादा बुरा हो गया है। इसमें यही आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, बदतर मतलब अत्यधिक बुरा होना। अगले क्वेश्चन चलते हैं। कह रहे हैं कि विश्वास शब्द का अर्थ है। दोस्तों विश्वास शब्द का क्या अर्थ है? विश्व में। सेकंड है विश्व से संबंधित नियम। थर्ड है तत्वज्ञान संबंधी, या फिर लास्ट है निश्चित धारणा। निश्चित धारणा। तो दोस्तों इसमें जो कि राइट आंसर विश्वास शब्द का आपका अर्थ बताना है। विश्वास शब्द का अर्थ जो होता है वह आपका निश्चित धारणा का, ये बहुत विश्वासी है, मतलब वो निश्चित है, अटल है, अडिग है, यही आपका होता है विश्वास। मतलब विश्वास शब्द का अर्थ क्या होता है? वह निश्चित धारणा मतलब अडिग है, अटल है। अगला जो क्वेश्चन है कहने समाज को गति कौन प्रदान करता है? दोस्तों गति की बात करें तो विज्ञान करता है, तकनीकी विकास करता है, शिक्षा करता है, या फिर साहित्य करता है। समाज को जो गति प्रदान करने का काम होता है दोस्तों
अब ऐसे क्वेश्चन में आपको लगेगा कि समाज को गति विज्ञान भी तो करता है, तकनीकी भी करता है, शिक्षा भी तो करता है, सबसे महत्वपूर्ण। लेकिन इसमें किस परिप्रेक्ष्य में बात किया गया है, इसमें जो परिप्रेक्ष्य में बात किया गया है वो आपका साहित्य है इसमें, इसलिए इसमें राइट आंसर हो जाएगा साहित्य। ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट आंसर। समाज को गति कौन प्रदान करता है, साहित्य करता है। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अब यहाँ से दोस्तों आपके जो क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं वो होंगे कविता से। पद्यांश एक दिया गया है, इसको पढ़कर 1 से 100 से लेकर 1 से 5 तक के उपयुक्त जो आपके ऑप्शन पहले हम पद्यांश को पढ़ेंगे उससे जो क्वेश्चन बने हैं उनका आपको जवाब देना है। हमने अभी तक जितने क्वेश्चन बने हैं दोस्तों, जितने क्वेश्चन सॉल्व किए उसमें एक क्वेश्चन आपका ग्रामर से अभी तक मिला है, एक से ज्यादा नहीं मिला। अभी हम नीचे आपके करीब 6 क्वेश्चन बचे हुए हैं, 6 क्वेश्चन में देखते हैं कितने क्वेश्चन आपके ग्रामर से मिलते हैं। जो इसमें पद्यांश दिया गया है, कह रहे हैं कि दिवसवासन का समय, मेघमय आसमान से उतर रही है वह संध्या सुंदरी परी सी, धीरे 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 तिमिरांचल में चंचलता का नहीं कहीं आभास, मधुर मधुर है दोनों उसके अधर, किंतु जरा गंभीर नहीं उनमें हास्य विलास, हंसता है तो केवल तारा एक गुथा हुआ उन घुंघराले काले काले बालों से, उदयराज की रानी का वह करता है अभिषेक। अब देखिए यह तो हो गया पद्यांश। अब इसे जो क्वेश्चन बने हैं क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि दिवसावसान का संधि विच्छेद आपको बताना है। ग्रामर क्या है, दूसरा क्वेश्चन है। दिवसावसान का छंद विच्छेद क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है दिवस प्लस अवसान, सेकंड है दिवा प्लस अवसान, थर्ड है दिवसा प्लस वसान, लास्ट है दिवस प्लस अवसान। इसमें जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, दिवस प्लस अवसान। दिवसान में जो छंद विच्छेद है दिवस प्लस अवसान। अगला है पद्यांश में किसका चित्रण हुआ है दोस्तों? पद्यांश में किसका चित्रण हुआ है? फर्स्ट ऑप्शन है प्रकृति का, सेकंड ऑप्शन है नवचेतना का, थर्ड ऑप्शन है वेदना का, लास्ट ऑप्शन है प्रेम भाव का। तो पद्यांश में किसका चित्रण हुआ है? तो पद्यांश में किसकी बात किया गया है, तो किस पे फोकस ज्यादा है? आपका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा, प्रकृति की बात किया गया है। काले काले बालों हृदय राज की रानी, तो यह सब किसकी बात किया है? ये प्राकृतिक की बात किया गया है। तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करे हृदय राज की रानी किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? अब देखिए इसमें एक लाइन था ना कि हृदय राज की रानी, वो यह मेघ के लिए है, आकाश के लिए है, संध्या के लिए है, या फिर तिमिर के लिए है? ऑप्शन इसमें जो राइट हो जाएगा ऑप्शन थर्ड है, वो संध्या की बात किया गया है। हृदय राज की रानी किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो यह संध्या की बात किया गया है। तो ऑप्शन इसमें थर्ड इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, संध्या सुंदरी किस तरह के आकाश में उतर रही है? संध्या सुंदरी की बात करें, तारों भरे आकाश में, बादलों से भरे आकाश में, थर्ड है चंद्रमा की रोशनी से भरे आकाश में, या फिर लास्ट है सूर्य लालिमा से भरे आकाश में। तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, बादलों से भरे आकाश में कह रहे हैं, घने काले बादल की जब बात कर रहे थे। तो संध्या सुंदरी किस तरह के आकाश में उतर रही है? वह बादलों से भरे हुए आकाश में उतर रही है। ऑप्शन इसमें सेकंड इज करेक्ट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है, किसके हंसने की बात की गई है? ऑप्शन है मेघ के, सेकंड है तारा के, थर्ड है संध्या के, लास्ट है आकाश के। किसके हंसने की बात किया गया है? इसमें जो हंसने की बात किया गया है वो तारा के हंसने की बात किया गया है। ऑप्शन इसमें सेकंड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, पद्यांश में किस अलंकार का अधिक, एक मिनट, हाँ, पद्यांश में किस अलंकार का प्रयोग अधिक मुखरित है दोस्तों? ऑप्शन है अतिशयोक्त, सेकंड ऑप्शन है अनुप्रास, थर्ड है यमक, लास्ट है मानवीकरण। पद्यांश में किस अलंकार का प्रयोग अधिक मुखरित है? तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट आंसर, मानवीकरण है दोस्तों। इसमें किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? मानवीकरण का हुआ है। ऑप्शन इसमें फोर्थ इज करेक्ट आंसर। हमसे दोस्तों टोटल 15 क्वेश्चन को सॉल्व किया गद्यांश पद्यांश है, इसमें आपके 3 क्वेश्चन ग्रामर के मिले। आप ये समझ लीजिए आपको ग्रामर पे कितना फोकस करना है। अब ज्यादा से ज्यादा गद्यांश पद्यांश को सॉल्व करिए, ग्रामर में बेसिक नॉलेज आपको हो ग्रामर का, उतने से आप सॉल्व कर जाएंगे। ग्रामर पे आपको ज्यादा फोकस नहीं करना है कि आपको सभी ग्रामर ही मिल जाए। ग्रामर की बात करें तो एक आपका संधि विच्छेद आया था, एक अभी जो आया अलंकार आ गया,
एक आया था कौन सा प्रत्यय है। ये 3 क्वेश्चन आपके ग्रामर से पूछे गए हैं, तो आपको ग्रामर का बेसिक नॉलेज रखिए, उतने से आप सीटेट में पास हो जाएंगे। हम सब अब सब बढ़ते हैं जो आपके पेडागॉजी का सेक्शन है। तो पेडागॉजी का जो पहला क्वेश्चन शुरुआत होता है, अध्यापकों, शिक्षार्थियों और सामग्री पर टेस्ट एवं आकलन का प्रभाव क्या कहलाता है। ऑप्शन है फर्स्ट विधि प्रभाव, सेकंड है भाषा परीक्षण का प्रभाव, थर्ड है कक्षीय प्रभाव, लास्ट है पुनर्बलन। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन इसमें दोस्तों भाषाई परीक्षण का प्रभाव सही होगा, वास बैक इफेक्ट। तो इसमें जो बात करें, कह रहे अध्यापकों, शिक्षार्थियों और सामग्री के, किसकी बात करें? अध्यापकों, शिक्षार्थियों और सामग्री पर, सामग्री और टेस्ट आकलन का प्रभाव क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? भाषाई परीक्षण का प्रभाव कहलाता है दोस्तों। इसमें भाषा का प्रयोग कर रहे हैं ना, इसलिए यह भाषाई परीक्षण का प्रभाव कहलाता है। ऑप्शन इसमें सेकंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, विद्यालयों को योगात्मक द्विभाषावाद का अनुसरण करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों किसकी बात करें? द्विभाषा की बात करें, करें विद्यालय के द्विभाषा योगात्मक का अनुसरण करना चाहिए, क्योंकि यह दोस्तों क्या है? पहला ऑप्शन है बच्चों की संस्कृत और भाषा को महत्व देता है, सेकंड है अंग्रेजी शिक्षा को द्वितीय भाषा के रूप में महत्व देता है, थर्ड है बच्चे की भाषा को जो समुन्नता करता है परंतु उनकी संस्कृति को नहीं, लास्ट है प्रथम भाषा के विकास में अवरोध पैदा करता है। तो अब इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट दोस्तों, बच्चों की संस्कृति और भाषा को महत्व देता है, जो सबसे सही ऑप्शन है यही हुआ। अगर हम द्विभाषा का प्रयोग करेंगे तो दोस्तों जो उसकी, जैसे कोई बच्चा है, जैसे आप किसी दूसरे राज्य में चले गए, मान लीजिए आप यूपी के हैं, केवीएस के जरिए आपकी नियुक्ति हो गई दूसरे राज्य में, वहां पे चले गए। अब बच्चा, वहां का बच्चा तो लोकल लैंग्वेज जानेगा, आप वहां की भाषा नहीं जान रहे हैं, तो आपको उस बच्चे की भाषा में पढ़ाना है, इसलिए द्विभाषा का प्रयोग करना चाहिए, जिससे उसे संस्कृति, जो उसके कल्चर है वह ना भूले, उसे आपको साथ लेके चलना है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन इज राइट है। अगला जो कह रहे हैं कि अंग्रेजी शिक्षण को द्वितीय के रूप में महत्व देना चाहिए, ऐसा नहीं, कुछ बच्चे जो अंग्रेजी नहीं पढ़ते, अगर आप ऐसे कंपल्सरी कर देंगे सभी बच्चे द्वितीय भाषा के रूप में अंग्रेजी यूज करेंगे, तो यह गलत है, आप ऐसा नहीं कर सकते। बच्चों की भाषा को समुन्नता करता परंतु उसकी संस्कृति को नहीं, ये गलत है दोस्तों। बच्चों को संस्कृति को बहुत ज्यादा महत्व देना चाहिए, वो बच्चा किस संस्कृति से है, किस कल्चर से, उसका क्या कल्चर है, उसे आपको बहुत सन्मुखता से वरीयता देना चाहिए। अगला है प्रथम भाषा के विकास में अवरोध पैदा करते हैं, प्रथम भाषा के विकास में अवरोध पैदा करते, यह भी आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, भाषागत कार्य जैसे स्वर शैली, तान, बलाघात और लय को क्या कहा जाएगा दोस्तों? किसकी बात करें कि भाषागत जो कार्यशैली, स्वर शैली, तान, बलाघात और लय को हम क्या कहा जाएगा? ऑप्शन है पहला काव्य कहा जाएगा, सेकंड ऑप्शन है ध्वन्यात्मकता कहा जाएगा, एक मिनट, हाँ, सेकंड जो है छंद शास्त्र कहा जाएगा, थर्ड है ध्वन्यात्मकता, फोर्थ है प्रशासनिक। तो इसमें जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसमें सेकंड सही है, छंद शास्त्र कहा जाएगा। क्या कहला जाएगा? भाषागत स्वर शैली, तान, बालघात, लय को क्या कहा जाएगा? छंद शास्त्र कहा जाता है। ऑप्शन इसमें सेकंड इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, भारत में भाषाओं के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों? इसमें भाषाओं की बात करें, कह रहे हैं भारत में भाषाओं के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? जो कथन सही नहीं है वही आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बीच में कौन सा गलत है उसे आपको चेक करना है। कह रहे हैं भारत के संविधान के अनुसार अंग्रेजी सह राज की भाषा है, क्या यह सही है? यह दोस्तों सही है। भारत में जो है संविधान, देखिए संविधान के अनुसार पूछ रहे हैं, तो अब देखिए संविधान, राष्ट्रीय भाषा जो है वह आपका हिंदी नहीं है, लेकिन राज की भाषा, एक मिनट, भारत के संविधान के अनुसार अंग्रेजी जो कि राज की भाषा है, सह राज की भाषा, यह ऑप्शन आपका सही है दोस्तों। हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाने के लिए बहुत प्रयास किया जा रहा है, वो नहीं है, लेकिन जो आपकी सह भाषा है, राज की सह भाषा है, वह आपकी इंग्लिश है, इस चीज को आप जानते रहिए। भारत के संविधान के 8वीं अनुसूची के अनुसार कुल कितनी भाषाएं हैं? 12 भाषाएं दोस्तों, यह भी आपका सही है। संस्कृत आधुनिक भारतीय भाषा है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे संस्कृत भारतीय भाषा तो है, लेकिन आधुनिक है या है? नहीं,
यह आपकी प्राचीन भाषा है। संस्कृत बहुत पुरानी भाषा है, आधुनिक भाषा नहीं है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भारतीय उपमहाद्वीपों की लोक भाषा है। यह भी आपका ऑप्शन सही है। ऑप्शन इसमें जो गलत है, ये थर्ड ऑप्शन गलत है और यही आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। भाषा की कक्षा में विद्यार्थी अध्यापक के निर्देशन में समूह बनाकर दिए गए टॉपिक पर एक विज्ञापन प्रस्तुत करते हैं। इस तरीके से भाषा सीखना क्या कहलाता है? ऑप्शन है पहला सहयोगात्मक अधिगम, सेकंड है प्रतियोगिता और प्रतिद्वंदिता, थर्ड है भाषाई लेख, लास्ट है निर्देशन और परामर्श। इसमें जो बात करेंगे भाषा कक्षा में विद्यार्थी अध्यापक के निर्देश में समूह बनाकर सामूहिक शिक्षा की बात करें दोस्तों, किसकी बात करें? समूह बनाकर टॉपिक एक विज्ञान प्रस्तुत करते हैं। इस तरीके से कौन सा भाषा सीख रहे हैं क्या कहलाता है, किस प्रकार से वह सीख रहे हैं? तो दोस्तों यह आपका क्या कहलाएगा? जब आपने समूह बना रहे हैं तो समूह बनाने का मतलब होता है कि जो क्वेश्चन उस बच्चे के नहीं आ रहे आप बताएंगे, जो आपको नहीं आ रहा है मतलब इस तरीके से, मतलब एक दूसरे के सहयोग करके सीख रहे हैं। यही तो आपका कहलाएगा सहयोगात्मक अधिगम। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। जो जहां भी सहयोग की बात किया जाए कि सहयोग के द्वारा समूह के द्वारा बच्चा सीख रहा है, तो आप समझिए अगर बच्चा समूह में सीख रहा है सहयोग जरूर वहां पे होगा, बिना सहयोग के बच्चा नहीं सीख पाएगा। ऑप्शन इसमें फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। करेक्ट, एक मिनट दोस्तों। एक अध्यापक ने बच्चों को रेस्टोरेंट से जुड़ी शब्द संपदा से परिचित कराने वाला काम दिया दोस्तों। किससे जुड़ा हुआ? रेस्टोरेंट से जुड़े हुए शब्द संपदा से परिचित कराने वाला काम दिया। इस पाठ का क्या उद्देश्य होना चाहिए? अब देखिए कैसे शब्द दिए, रेस्टोरेंट से जुड़े हुए शब्द दिए बच्चों को। अब ऐसा काम देने का क्या मतलब है, क्या पर्पज है, उसको आपको बताना है। पहला ऑप्शन है शिक्षार्थियों को कोर्स विषयक सामग्री से परिचित कराना, सेकंड है व्याकरणिक सामग्री से परिचित कराना, अवकाश के दौरान कहीं जाने से संबंधित पाठ्य सामग्री से परिचित करवाना, या फिर लास्ट है समालोचनात्मक चिंतन विकसित करना। इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। इसमें जो है क्या किया जा रहा है, शिक्षार्थियों की कोर्स विषयक सामग्री से परिचित करवाना, उसके जो कोर्स विषयक सामग्री है उनसे परिचित करवाना। ऑप्शन इसमें फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अधिगम का कौन सा मत इस बात में विश्वास रखता है कि मौखिक या अमौखिक भाषा आदत निर्माण की प्रक्रिया के माध्यम से आती है दोस्तों? ऑप्शन है पहला उपयोगितावादी, सेकंड है व्यवहारवादी, थर्ड है संज्ञानात्मकवादी, लास्ट है अंतःक्रियात्मकवादी। तो इसमें जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन है व्यवहारवादी दोस्तों। मौखिक अमौखिक भाषा आदत निर्माण की प्रक्रिया के माध्यम से आती है, तो कौन से हो दोस्तों? व्यवहारवादी से आते हैं, बिहेवियरिस्ट। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किसी भी कहानी का समय और स्थान क्या कहलाता है दोस्तों? ऑप्शन है थीम कहलाता है, सेटिंग कहलाता है, कथानक कहलाता है, क्लाइमेक्स कहलाता है। कह रहे हैं किसी भी कहानी का समय और स्थान क्या कहा जाता है? समय स्थान कहा जाता है दोस्तों, वह का सेटिंग कहा जाता है। ये क्लाइमेक्स आप कहेंगे नहीं, कथानक कहेंगे नहीं। थीम का मतलब होता है कि जो निष्कर्ष होता है, जो निष्कर्ष होता है उसे आप थीम कहेंगे। हाँ हमारा इस पे फोकस है, मतलब कम शब्दों में उसकी मतलब संपूर्ण जानकारी को एकत्रित करके बताना, तो ये आपका थीम कहलाता है। लेकिन सेटिंग आपका यह कहलाएगा, समय और स्थान को क्या कहा जाता है? सेटिंग कहलाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 114। भाषा की कक्षा में एक अध्यापक ने विद्यार्थियों के एक समूह को ग्राहक, प्रॉपर्टी डीलर, मकान मालिक और किराएदार का अभिनय करने के लिए कहा और शेष विद्यार्थियों से कहा कि इस अभिनय को देखें और वार्तालाप का आनंद लें। इस गतिविधि को क्या कहा जाएगा? ऑप्शन है रोल प्ले, सेकंड है ड्रामा, थर्ड है अभिनव की कक्षा, लास्ट है निर्देशन। यह क्या कहा जाएगा दोस्तों? यह आपका रोल प्ले कहा जाएगा, इसे आप रोल प्ले कहेंगे। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। क्योंकि इस चीजों का अभिनय करने के लिए कहा, आपको मकान मालिक का नकल उतारना है, प्रॉपर्टी डीलर का उतारना है, यह सब क्या कहलाता है? ये आपका रोल प्ले ही कहा जाता है। ऑप्शन इसमें फर्स्ट इज करेक्ट आंसर।
अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। कक्षा 5 के भाषा अध्यापक अपनी कक्षा में भाषा शिक्षण के लिए प्रतिदिन अनेक प्रकार की सामग्री जैसे कि समाचार पत्र, भोजन तालिका और रेल यात्रा के टिकट आदि लाती है। वह अधिगम के लिए क्या कर रही है? क्या कह रहे हैं दोस्तों? कक्षा 5 की एक अध्यापिका है, अपने कक्षा में भाषा शिक्षण के लिए, किसकी बात करें? भाषा शिक्षण के लिए अनेक प्रकार की सामग्री लाती है, जैसे कि समाचार पत्र, भोजन तालिका, रेल यात्रा टिकट, यह सब लाके बच्चों को पढ़ा रही है। ये सब लाने का मतलब क्या है? पर्पस क्या है? पहला ऑप्शन है वह अधिगम को और अधिक वास्तविक तथा उपयुक्ता बनाने के लिए प्रामाणिक सामग्री का प्रयोग कर रही है। क्या ऐसा है दोस्तों? अगला है वह अपने विद्यार्थियों को बहुविधि भाषा सिखाने में मदद कर रही है। थर्ड है वह चाहती है कि उसके विद्यार्थी जीवन की वास्तविक स्थितियों से अंग्रेजी सीखें। लास्ट है वह विद्यार्थियों में जागरूकता लाना चाहते हैं। अब देखिए, इसमें जो सबसे ज्यादा सही आंसर है आपका फर्स्ट है। फर्स्ट के लिए आपको सोचना ही नहीं है, क्योंकि दोस्तों वह क्या कह रही है? वह अधिगम को और अधिक वास्तविक तथा उपयोगी बनाने के लिए प्रामाणिक सामग्री का प्रयोग करें। जैसे हमने बताया बच्चों, हम जब ट्रेन से सफर करते हैं तो हम सबको टिकट चाहिए, बिना टिकट के हम सब सफर नहीं कर सकते। तो वहां पे बच्चे सोचेंगे टिकट कैसे होगा, किस तरीके से टिकट होता है। तो जब शिक्षक जो है बच्चों के सामने लाके टिकट बताएगी, इस तरीके से टिकट मिलता है, आपको यही लेकर ट्रेन में सफर करना होता है, तो बच्चे तुरंत समझ जाएंगे और वो प्रमाण मिल जाएगा, हाँ यही टिकट है, इसी टिकट से हमको सफर करना होता है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। किसी श्रवण से जुड़ी गतिविधि की योजना बनाते समय कौन सा कारक महत्वपूर्ण नहीं है? दोस्तों किसकी बात करें? श्रवण से जुड़ी हुई बात। मतलब कोई बच्चा है जो श्रवण बाधित है, सुनने में समस्या है, उसे जुड़ी गतिविधि की योजना बना रहे, उसे पढ़ाने के संबंधित योजना बना रहे हैं, तो कौन सा कारक महत्वपूर्ण नहीं है? पहला ऑप्शन है रिकॉर्डिंग को थोड़ा सा रोकना, पॉज देना। सेकंड है बोलने की गति। थर्ड है वक्ताओं का जेंडर। लास्ट है वक्ताओं की संख्या। कौन सा महत्वपूर्ण नहीं है? तो ऑप्शन आपको पता होगा, इसमें बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन ऑफकोर्स दोस्तों वक्ताओं का जेंडर। जेंडर मैटर नहीं करता कि जेंडर कौन सा है, बच्चा पढ़ा रही है फिर बच्ची पढ़ा रही है, कोई भी पढ़ा रहा हो उस तरफ वाजिब सुन सकता है, उससे वह समझ सकता है। ऑप्शन इसमें यह भूमिका नहीं है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। थोड़ा सा जूम कर दे रहे हैं बच्चों। अगला जो क्वेश्चन है, करें भारत में बहुभाषावाद के संदर्भ में अध्यापक के लिए क्या समझना जरूरी है? दोस्तों पहला ऑप्शन है संप्रेषण से सामाजिक संबद्धता स्थापित होती है। सेकंड है अल्पसंख्यक भाषाओं को प्रभुत्वशाली भाषाओं में मिला देना चाहिए। थर्ड है विविधता भरे समाज में एक भाषा नीति बनानी चाहिए। लास्ट है भाषा अस्मिता और संस्कृत भिन्न भिन्न अस्तित्व रखती है। इसमें जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ही दोस्तों। इसकी बात करें भारत में बहुभाषावाद के संदर्भ में अध्यापक के लिए क्या समझना जरूरी है? यही समझना जरूरी है कि संप्रेषण से सामाजिक संबद्धता स्थापित होती है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है भाषा के कौन से कौशल ग्राह कौशल है? दोस्तों ऑप्शन है पहला श्रवण और बोलना। सेकंड है बोलना और लिखना लेखन। थर्ड है पठन और लेखन। लास्ट है श्रवण और पठन। इसमें जो कि करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन श्रवण और पठन। दोस्तों भाषा के कौन से कौशल ग्राह कौशल है? तो आपका जिसे हम ग्रहण करें दोस्तों, श्रवण करते हैं और जिसे हम लिख रहे हैं तो ये ग्रह कौशल थोड़ी आएगा। जिसे बोल रहे हैं तो ग्रह कौशल में नहीं आएगा, लेकिन अगर पढ़ रहे हैं और श्रवण कर रहे थे, आपका सही है। ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, एक मिनट दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है, श्रवण में क्या शामिल है? दोस्तों श्रवण में क्या शामिल है? पहला ऑप्शन है ध्वनि सुनना, ध्वनियां जैसी हैं तदनुसार डिकोड करना। सेकंड है विषय वस्तु के बारे में अनुमान लगाना। थर्ड है विषय के पूर्व ज्ञान का इस्तेमाल करना। लास्ट है ध्वनि की पहचान करना और उनसे अर्थ निकालना। तो श्रवण में क्या शामिल है? श्रवण में दोस्तों जो शामिल है ऑप्शन इसमें फोर्थ सही है, ध्वनियों की पहचान करना और उनसे अर्थ निकालना। श्रवण का मतलब होता है कि सिर्फ आप बैठ के सुने ही ना,
स्वर्ण को सुने, ध्वनियों को पहचानिए, कौन सी ध्वनि बोली जा रही है और उसका अर्थ क्या है वह निकालने का प्रयास किए। ऑप्शन इसमें फोर्थ इज करेक्ट आंसर। अगले जो क्वेश्चन पे बढ़े हैं ये आपका मिलान करने का क्वेश्चन है। हिंदी में ज्यादा मिलान करने का क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन एक क्वेश्चन आपको दिया गया है तो इसे हम सॉल्व करते हैं और आपको ऑप्शन ना देके दोस्तों मिला के ही बता दे रहे हैं तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो पहला जो कह रहे हैं कि संप्रेरणात्मक भाषा शिक्षण, ये किसमें जाएगा? तो यह जो जाएगा दोस्तों सामाजिक रूप से स्वीकृत संदर्भ मौन पठन, ये दोस्तों फर्स्ट में ही जाएगा। आपका जो संप्रेरणात्मक भाषा शिक्षण किसमें जाएगा? सामाजिक रूप से स्वीकृति और संदर्भ के अनुरूप भाषा। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। इसमें सॉरी यह फर्स्ट में जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। इसमें अभी भी तो मिलाने के बाद पता चलेगा। प्रत्यक्ष विधि, यह प्रत्यक्ष विधि क्या होती है? प्रत्यक्ष विधि होती है, एक होती है अप्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि से नाम से स्पष्ट हो रहा है जो हमारे सामने दिख रही हो। अप्रत्यक्ष विधि जो हमारे सामने नहीं दिख रही है। तो प्रत्यक्ष विधि किस में जाएगी? मौन पठन, लिखित साहित्य सामग्री, व्याकरण के आगमनात्मक तरीकों, यही दोस्तों प्रत्यक्ष विधि इसमें जाएगा। नियम कानून से पढ़ना प्रत्यक्ष विधि। इसके बाद हम व्याकरण अनुवाद, व्याकरण अनुवाद किसमें जाएगा? यह आपका चला जाएगा व्याकरण अनुवाद लिखित साहित्य सामग्री। दोस्तों जो साहित्यिक है वह आपका व्याकरण में ही होता है, शुद्ध लिखा होता है, तो आप व्याकरण जाएगा। वेस्ट की नवीन विधि, ये आपका मौन पठन है, ऑप्शन सेकंड में जाएगा। यहाँ पे आज हम सब हिंदी के जो आपके इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन थे उसको कवर किए। यह आपके क्वेश्चन 7 जुलाई को पूछे गए थे, 7 जुलाई 2024 को। अगर आप इस चैनल पर नए थे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिए, क्योंकि आपके आने वाले सीटेट एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण यह चैनल है। इसी के साथ यह क्लास समाप्त करते हैं, आपसे फिर एक नई वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।